बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं जिसका टाइटल है बायो एनर्जेटिक्स। बायोकेमिस्ट्री हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में, और उसमें हमने बात की थी कि बायोकेमिस्ट्री में हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं। केमिकल कंपोनेंट्स जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। तो केमिकल कंपोनेंट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, और उसका दूसरा हिस्सा अब हम इस चैप्टर में करेंगे कि केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस कौन से बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं। तो बायो एनर्जेटिक्स हम कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स को, यानी कि कितनी क्वांटिटी में एनर्जी किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में स्टोर हो रही है, या यूटिलाइज हो रही है, या रिएक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही है। और क्वांटिटेटिव का मतलब है कि हमने क्वांटिटी के ऊपर नज़र रखनी है कि कितनी अमाउंट एनर्जी की इस्तेमाल हो रही है, कितनी अमाउंट चाहिए, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उनकी क्वांटिटी के ऊपर हमारी नज़र रहेगी। तो एनर्जी रिलेशनशिप्स और एनर्जी कन्वर्जन्स के कंपाउंड्स, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी अगर कन्वर्ट हो रही है, या उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, तो हम इस बारे में बात करेंगे। तो जाहिर है लिविंग सिस्टम्स क्योंकि फिजिकल एंटिटीज़ हैं, और वही लाज जो फिज़िक्स के या केमिस्ट्री के लाज हैं वो हमारे ऊपर भी, या हमारे सिस्टम या हमारे सेल के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जाहिर है फॉलो किया जाएगा, कि आपने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वही लॉज यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चैप्टर नंबर 1 में हमने बात की थी कि एनर्जी की सप्लाई चाहिए होती है सिर्फ जिंदा रहने के लिए, अपनी बॉडीज को मेंटेन रखने के लिए, और लाइफ के ज़रूरी काम परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। अब ज़मीन के ऊपर एनर्जी का वाहिद सोर्स सूरज है। आप एनर्जी किसी भी फॉर्म में देख रहे हो ज़मीन के ऊपर, तो अल्टीमेटली वो कहाँ से आई हुई है? वो सूरज से आई हुई है। चाहे आप बोल रहे हैं साउंड एनर्जी है, रोशनी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, आप तेल जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, गैस जला के आग लगा रहे हैं, तो किसी भी सोर्स से एनर्जी जो आ रही है, जो फूड आप खा रहे हैं, वो सारी एनर्जी अल्टीमेटली कहाँ से आई है? वो एक ही सोर्स है ज़मीन के ऊपर, वो सूरज है। कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो सूरज से आई हुई है। तो सनलाइट को हमारे सेल्स डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। ज़ाहिर है आप धूप सेक के अपने सारे दिन के काम नहीं करते, आपके अंदर कोई सोलर पैनल तो नहीं लगे हुए। आपको अपनी एक्टिविटीज़ के लिए केमिकल्स की फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है, जिन केमिकल्स को आपकी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उनको हम हाई एनर्जी कंपाउंड्स कहते हैं। हाई एनर्जी कंपाउंड का मतलब है कि इन कंपाउंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी मौजूद है। मिसाल के तौर पे शुगर्स हैं तो वो एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं। इसी तरह एटीपी है तो वो भी एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, कि उसके केमिकल बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर है वक्ती तौर पर। पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी आप उसको कह सकते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी है, और ज़रूरत पड़ने पर आप उस बॉन्ड को तोड़ेंगे और उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी फिर आप अपने काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी कमाल की डिवाइस है प्लांट्स के पास, जिसकी मदद से वो एनर्जी, सनलाइट से आने वाली एनर्जी को कैप्चर करते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, और उसको स्टोर कर लेते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सूरत में। और यानी कि वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं उस प्रोसेस के दौरान, और फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम खाते हैं, मसलन आपने आटा खाया तो वो प्लांट से लिया था, तो उसके अंदर, उसके बॉन्ड्स के अंदर वो एनर्जी स्टोर है जो एक्चुअली आई थी सूरज से, और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा हुआ है कि वो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, जिसके दौरान एनर्जी रिलीज, एनर्जी कैप्चर की जाती है। सूरज से आने वाली एनर्जी को आप कैप्चर करते हैं, यहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हैं, और इस दौरान में ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ये ऑक्सीजन फिर हवा में पहुंच जाती है, जहाँ से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी के ज़रिए से फिर रेस्पिरेशन हम करते हैं। दूसरा इसका ऑपोजिट केमिकल रिएक्शन रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन के दौरान जो फूड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है, तो ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी है वो आप सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए से एक्सट्रैक्ट करते हैं एटीपी बनाने के लिए, और इस दौरान में ऑक्सीजन अमूमन इस्तेमाल होती है, और ये ग्लूकोज टूटती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में।
तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं और उनके बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर हो जाती है। और ये कंपाउंड्स बनते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, दोनों सिंपल कंपाउंड्स हैं, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। अब ग्लूकोज एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब ये ग्लूकोज फिर सेल के अंदर आप स्टोर रख सकते हैं, जब आपको जरूरत पड़े आप उससे एनर्जी निकाल सकते हैं। और एनर्जी निकालने के लिए फिर ग्लाइकोलाइसिस करेंगे या रेस्पिरेशन करेंगे, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ेंगे और उस दौरान में उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी रिलीज हो जाएगी और एटीपी बनेंगे और उन एटीपीज को आपका सेल इस्तेमाल कर लेगा। और बेसिकली ग्लूकोज को आप सिंपल ये नहीं कर रहे कि आपने तीली लगा दी, आग लगा दी, बल्कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप जला रहे हैं। आप उससे अपनी जरूरत की एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो फोटोसिंथेसिस को हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी कैप्चर स्टेप है, यानी कि इस दौरान में एनर्जी रिलीज सूरज से आने वाली एनर्जी को आप कैच कर लेते हैं कंपाउंड के अंदर। और फिर रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज का स्टेप है कि उसके अंदर मौजूद ग्लूकोज के अंदर मौजूद एनर्जी को आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस हमने कहा था कि वो प्रोसेस है जिसके दौरान सूरज से आने वाली एनर्जी को केमिकल्स की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। तो एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में। एनर्जी पुअर कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनको आप नॉर्मली जला नहीं सकते, जिनसे आप एनर्जी निकाल नहीं सकते। ये कंपाउंड्स अमूमन ऑक्सीडाइज्ड होते हैं ऑलरेडी, यानी कि इनके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है, तो आप मजीद इसको जला नहीं सकते, मजीद ऑक्सीजन ऐड नहीं कर सकते, तो ये किसी काम के नहीं है हमारे। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन की तमाम वैलेंसियां ऑक्सीजन ने पूरी की हुई हैं। हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर है, तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन की वैलेंसियां ऑक्सीजन ने पूरी की हुई हैं। तो अब यहाँ इन कंपाउंड्स के अंदर मजीद ऑक्सीजन ऐड करना पॉसिबल नहीं है, ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है कि इसके अंदर को खास मिकदार में एनर्जी मौजूद नहीं है। उसके मुकाबले में एनर्जी रिच कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स हों, जिनके अंदर काफी सारे बॉन्ड्स हों और उन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज है या सुक्रोज है, तो ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं? सनलाइट से आने वाली एनर्जी को कैच कर लिया जाता है और उससे आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लोरोफिल उस एनर्जी को कैच करने के लिए सिस्टम है पूरा। क्लोरोफिल के अंदर मतलब बेसिकली वो रोशनी को अब्जॉर्ब करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं और क्लोरोफिल और दूसरी चीज़ें मिलकर, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स मिलकर बेसिकली उस सनलाइट को केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस का जनरल केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स होंगे। लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा दोनों का, C6H12O6 बनेगा जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसके बॉन्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ग्लूकोज है, हमारी बॉडी को चलाने के काम आता है। इस दौरान में ऑक्सीजन रिलीज होती है और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। तो रिएक्टेंट्स में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और लाइट है, और प्रोडक्ट्स में ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। पानी चूंकि दोनों तरफ आ रहा है तो नेट यील्ड नहीं है, यानी कि आप 12 इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें से 6 को अल्टीमेटली रिलीज कर देते हैं, तो एक्चुअली 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, उसकी वाटर रिलीज नहीं हो रहा, नेट यील्ड नहीं है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली एरोबिक रेस्पिरेशन आपको याद हो तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट रिएक्शन है कि वहां पर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज को जलाया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और वही एनर्जी जो पिछले स्टेप पे हमने कैप्चर की थी वो रिलीज हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली फिर रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहा है और ये मेनली दिन के वक्त हो रहा है जब सूरज की रोशनी है,
उसके मुकाबले में रेस्पिरेशन राउंड द क्लॉक चलती है, दिन रात चलती है, और ये जो प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस में बनते हैं वो हम रेस्पिरेशन में उनको इस्तेमाल करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन रात के वक्त उसका लेवल लो हो जाता है। इसी तरह रेस्पिरेशन का लेवल सारा दिन सारी रात 24 घंटे चलता रहता है, उसका लेवल ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, क्योंकि जितने सेल्स को जितनी एनर्जी चाहिए वो मुसलसल चलती रहती है। अब होता क्या है कि रात से जब सुबह होना शुरू होती है, जो रोशनी होती जाती है, रोशनी तेज होती जाती है, तो फोटोसिंथेसिस का लेवल बढ़ता जाता है, 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 और रात को दोपहर के वक्त वो बिल्कुल मैक्सिमम हो जाता है। फिर दोपहर के बाद जो रोशनी कम होना शुरू होती है तो फिर वो दोबारा नीचे जाना शुरू होता है, जाना शुरू होता है, जाना शुरू होता है, और अल्टीमेटली जब मुकम्मल तौर पे रात हो जाती है तो उसका लेवल फिर से बिल्कुल कम हो जाता है। अब जब फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो सुबह के वक्त जब सूरज निकल रहा है तो उस वक्त एक मौका ऐसा आएगा जब फोटोसिंथेसिस का लेवल और रेस्पिरेशन का लेवल बिल्कुल इक्वल हो जाएं। तो जो चीजें फोटोसिंथेसिस के अंदर जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो रेस्पिरेशन इस्तेमाल कर रही है, रेस्पिरेशन में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल कर रही है। तो दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड चल रहे हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट, के दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। फिर दिन हो गया, दोपहर हो गई, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो गई, फिर शाम होना शुरू हुई, फोटोसिंथेसिस दोबारा से नीचे आती गई, आती गई, आती गई, और तकरीबन मगरिब के करीब एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर दोबारा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो डस्क और डान यानी कि सुबह सुबह के वक्त और डस्क शाम के वक्त, दोनों वक्त कंपनसेशन पॉइंट आता है कि दोनों प्रोसेसेस बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में बार बार पूछी जाती है।